नमस्कार। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। जर्मनी के बाद अब फ्रांस सुलग उठा, कई जगह आग लगी। कहा जा रहा है जल्दी फ्रांस का इस्लामीकरण हो जाएगा, देश में मुस्लिम राष्ट्रपति होगा और महिलाओं को नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया जाएगा। उनके विश्वविद्यालयों में कुरान पढ़ाई जाएगी, बुर्का फ्रांस की संस्कृति बन जाएगा, एक से ज़्यादा शादी करना कानूनी हो जाएगा, चर्च की घंटियों की जगह मस्जिद की मिंबर से अजान हो रही होगी। ये कल्पना हमारी नहीं है, बल्कि साल 2015 में प्रकाशित प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मिशेल वेलबेक के उपन्यास सबमिशन में ये कल्पना की गई थी। लेकिन क्या ये महज एक कल्पना थी या फ्रांस के लोगों को कोई डर दिखाया जा रहा था? कुछ भी हो, जिस तरीके से फ्रांस में अब क्रिसमस के दिन कुर्द शरणार्थियों ने आतंक मचाया, उसे देखकर अब मिशेल वेलबेक का उपन्यास सबमिशन सच होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कुर्द मुस्लिम कौन है, कुर्द शरणार्थी कौन है और किन हालात में फ्रांस ने इनकी मदद की, अपने यहाँ इनको कैसी परिस्थिति में शरण दी थी। और आज यही लोग पेरिस में क्रिसमस पर आग लगाकर फ्रांस में ईद मनाने का सपना देखने लगे। दरअसल तुर्की के पहाड़ी इलाकों और सीमाई क्षेत्रों के साथ इराक, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया में कुर्द मुस्लिम रहते हैं। इनकी संख्या करीब 2.5 से 3 करोड़ के बीच है। ये मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में चौथे सबसे बड़े इस्लामिक जातीय समूह हैं। वैसे ये खुद को सुन्नी मानते हैं, लेकिन सुन्नी मुस्लिम इन्हें सुन्नी नहीं मानते। हाँ, शिया जरूर इन्हें सुन्नी मानते हैं। इराक में सद्दाम ने कुर्दों पर खूब कहर बरपाया, जबकि सद्दाम खुद सुन्नी था। ईरान कुर्दों को पसंद नहीं करता, काफिर मानता है, क्योंकि कुर्द सुन्नी है। सीरिया का राष्ट्रपति शिया है, इस कारण वहां से करीब 10 लाख कुर्द भागकर तुर्की चले गए थे, क्योंकि सीरिया में शिया उन्हें सुन्नी मानते थे और सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस भी उन्हें देखते ही गोली मार रहा था। जहां ये सीरिया में एक तरफ असद की सरकार से लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ आईएसआईएस से भी लड़ रहे थे। जो नहीं लड़ पा रहे थे वे तुर्की जाने लगे, लेकिन तुर्की का सुन्नी शासक अर्दोआन भी लड़ाकू विमान लेकर, टैंक लेकर कुर्दों को पेल रहा था। ऐसी परिस्थिति में जब ना अमेरिका इनके साथ था ना सऊदी अरब, तब फ्रांस ने इनकी मदद शुरू की थी। हालांकि इससे पहले भी 1978 में अब्दुल्लाह ओकालन ने कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी पीकेके की स्थापना की थी। इसे लेकर तुर्की के भीतर एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बताया गया था। इसकी स्थापना के 6 साल बाद इस ग्रुप ने हथियारबंद एक आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद अब तक 40,000 कुर्द लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। 1990 के दशक में पीकेके ने अलग देश की एक मांग छोड़ दी थी और उसके बदले सांस्कृतिक और राजनीतिक आज़ादी की मांग रखी थी। किंतु जब इस्लामिक स्टेट के जिहादी, तुर्की वाला खलीफा सब मिलकर कुर्दों पर बम बरसा रहे थे, तब कुर्द लड़ाकों की मांग पर हथियार देने वाला फ्रांस पहला देश था, जिसके राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद इन्हें हथियार सप्लाई किया था और अपने यहाँ इन्हें शरण भी दी थी। उसी शरण का नतीजा आज पेरिस भुगत रहा है, कि पेरिस चल रहा है। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि एहसान फरामोश कैसे होते हैं। असल में एक होती है हत्या और दूसरी होती है आत्महत्या। अगर भारत की बात करें तो पिछले 70 से 75 वर्षों में भारत ने 2 बार आत्महत्या की। एक बार 1947 में, जब मजहब के और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और मजहबी लोग भारत में रह गए। दूसरी आत्महत्या सन 1971 में हुई, जब करोड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में घुसकर बैठ गए और बांग्लादेश की मुक्ति के बाद उन्हें वापस नहीं भेजा गया, जो आज आसाम, बंगाल समेत देश भर में एक नासूर बनकर बैठ गए हैं। लेकिन इन सबसे सबक ना लेकर यूरोप के देशों ने लगातार आत्महत्या की। पत्रकार एरिक जेमूर की एक सफल पुस्तक ले सुसाइड फ्रांकाइस यानी फ्रांसीसी आत्महत्या शायद यही कहना चाहती है। व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो पर हमला और कार्टूनिस्टों की हत्या ने एक तरह से यूरोप को आगाह कर दिया था कि ये हमले इस बात के प्रतीक थे, अगर कोई इस्लाम, कुरान या नबी पर सवाल उठाएगा तो उसकी हत्या हो सकती है। क्योंकि शार्ली हेब्दो पर हमले के बाद आतंकी अबू मुसब ने कहा था कि हमने पैगंबर का बदला ले लिया, ये तो खून की पहली बूंद है, अभी आगे और बाकी है। तब से लेकर अब तक अकेले फ्रांस में करीब कई सौ लोग मारे जा चुके हैं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है फ्रांस में? दरअसल थोड़ा सा फ्रांस का राजनीतिक बैकग्राउंड समझिए और इसके लिए थोड़ा सा पीछे चले। मई 2017 फ्रांस में चुनाव हुए थे। मुकाबला 2 गुटों का था। एक और थे इमैनुअल मैक्रों, दूसरी तरफ थी मरीन ला पेन। पिछले कई दशकों से फ्रांस ने इतना करीबी मुकाबला नहीं देखा था।
मरीन के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा थी, लेकिन जीते मैक्रो। इसका कारण था फ्रांस के लोगों को सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा काटने लगा था। राइट विंग को साइड दिखाकर लेफ्ट के बहकावे में आकर लोगों को ये उम्मीद नजर आने लगी थी, उन्हें लगने लगा था कि मैक्रो फ्रांस को सही राह दिखाएगा, वैसे ही जैसे कभी फ्रांस की क्रांति ने एक दुनिया को राह दिखाई थी। अब फ्रांस में जो कुछ हुआ, इसमें भी कुर्दों के साथ वामपंथी नेता मौजूद थे। जो कुर्द हिंसा कर रहे थे तो उन्हें उस दिन, क्रिसमस के दिन, वामपंथी उकसा रहे थे। यही कारण था कि मरीन की हार का, कि चुनाव के समय मरीन इस्लाम पर खूब बोलती थी, वो कट्टरपंथियों के खिलाफ आग उगलती थी, शरणार्थियों पर बोलती थी, फ्रांस में आकर बसने वाले बाहरी लोगों पर बोलती थी। मरीन का कहना था कि इस्लाम फ्रांस के लिए खतरा है, इस्लाम फ्रांस को घुटनों पर ले आएगा, उसे असहाय करके छोड़ेगा। मरीन फ्रांस के अंदर शरणार्थियों को भी नहीं देखना चाहती थी। यही कारण था कि वामपंथी और मुस्लिम वोट मैक्रो की तरफ चले गए और मरीन हार गई। मरीन भले ही हार गई हो, मगर उनके उठाए मुद्दों ने दम नहीं तोड़ा। फ्रांस में ये बहस चलती रही। अब एक बार फिर पेरिस के सुलगने पर ये बहस दोबारा जिंदा हो गई। दरअसल यूरोप में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी फ्रांस में है। यहाँ 50 लाख से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 60 लाख के करीब है, लेकिन गणित के अनुसार ये आबादी अभी कम दिख रही है। लेकिन जिस तरह फ्रांस में चर्च के पादरियों से लेकर आम फ्रांसीसी को आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा, उस हिसाब से वहाँ की मूल आबादी से ये आबादी बड़ी नजर आ रही है। नीस में ट्रक द्वारा कुचलकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा नहीं है कि सारे हमले विदेशियों ने ही किए। फ्रेंच बोलने वाले या फ्रांसीसी मुस्लिम नागरिक बड़ी संख्या में हमलों में शामिल अब हो रहे हैं, और ज़्यादातर हमले आत्मघाती थे, यानी हमलावर सिर पर कफन बांधकर ही आए थे और मारे गए थे। कुछ समय पहले एक वीडियो इंटरनेट पर जारी हुआ था। इस वीडियो में एक फ्रेंच गाना था कि फ्रांस में रहने वाले आईएस के समर्थक फ्रांस की जड़ें हिला दो। गाने के बोल यूं थे कि सूरों का खून बहा दो, उनकी आत्माएं मिटा दो, फ्रांस को हिला दो। और फ्रांस सच में अब हिल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा सुरक्षा बल इस वक्त फ्रांस की सड़कों पर पहरा दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब एक बार पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने दिया था। उसने कहा था कि 11 दिसंबर की घटना को इस अनुमान से नहीं देखा जाना चाहिए कि इसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। इस बात का बहाना बनाने से कि आतंकवाद बुरा है और उनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, तो एक कोरी बेवकूफ़ी होगी। केवल आतंकवाद को दोष देने का अर्थ होगा कि इस्लाम को बचाना। जैसे कि एक बार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बुश का कहना था कि उन्हें कोई मारने के सिवा और कर क्या सकता है। हमारे पास स्वयं को बचाने के लिए, अगले आक्रमण से बचाने के लिए बंदूक से अपनी रक्षा करने के सिवा कोई मार्ग नहीं है। विजय के लिए कोई रणनीति नहीं है, केवल तरीका है कि पहले गोली चलाकर स्वयं का नुकसान बचाया जा सके। काश ये बात यूरोप के सभी देश समझे, जल्दी समझे, वरना चर्च के चारों ओर मीनारें खड़ी होने में समय नहीं लगेगा और फ्रांसीसी लेखक मिशेल वेलबेक के उपन्यास सबमिशन को भी सच साबित होने में समय नहीं लगेगा। पर कुछ भी हो, फ्रांस जल रहा है, और फ्रांस के जलने का कारण है कि उसने मानवता के नाते इन्हें अपने देश में घुसने दिया, जिसका परिणाम आज फ्रांस भुगत रहा है।